प्रीति राठी 2013 केस है जिससे आप भी सहज जाएंगे और अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। उस वक्त इस केस पर लगभग पूरा देश रोया था। इस केस में क्या कुछ हुआ था, चलिए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। तारीख थी 1 मई 2013। सबके लिए ये तारीख साधारण तारीख ही होती है, लेकिन उस वक्त एक लड़की थी जिसका नाम प्रीति राठी था। उसके लिए ये तारीख बहुत खास थी। प्रीति राठी नरेला में रहती थी। आज प्रीति पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर जाने के कारण उसके मन में थोड़ी घबराहट थी। प्रीति दिल्ली में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई करती है और जॉब अप्लाई करती है जिसमें वो सफल भी हो जाती है। आज उसके लिए बहुत खास दिन था और वो मुंबई जा रही थी। इसके लिए उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया उसे मुंबई तक छोड़ने जा रहे थे। वो सब ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। कुछ लोग सीट पर बैठे थे तो कुछ लोगों को सीट नहीं मिली थी, जिस वजह से वो खड़े होकर जा रहे थे। इसी भीड़ के बीच अंदर एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ था और कैप डाली हुई थी। वो किसी से बात नहीं कर रहा था। वो कभी बाथरूम जा रहा था तो कभी अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो बार बार प्रीति को देख रहा था। ये बात प्रीति के घर वालों ने भी नोटिस की और वो कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। खैर, रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं और सुबह ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही होती है। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनस उतरना होता है तो सुबह 8 बजे उनकी ट्रेन बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाती है और प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची उतर जाते हैं। जब वो सब चलना स्टार्ट करते हैं तो प्रीति के पिता, चाचा और चाची थोड़ा आगे निकल जाते हैं और प्रीति थोड़ा पीछे रह जाती है। और प्रीति जब तेज चलने लगती है तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और वो वही लड़के का होता है जो प्रीति के बोगी में बैठा हुआ था। और वो अपने बैग से एक बॉटल निकालता है और प्रीति के मुंह पर उछाल देता है। आज जुटे लोगों को पता चल जाता है कि उसके मुंह पर एसिड उछाला गया है। तभी प्रीति के पिता, चाचा और चाची उसे संभाल कर रेलवे ऑफिस ले जाते हैं। तभी रेलवे के अधिकारी जख्म ज्यादा गहरा होने के कारण उसे नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तभी वो नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद भागने लग जाता है तो प्रीति के पास खड़ा समीर नामक व्यक्ति बॉटल को उठाता है और उसे देख के उसे पता चलता है कि इसमें एसिड था और तभी वो समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है। तभी समीर उस नकाबपोश लड़के के पीछे तेजी से भागना शुरू करता है और आवाज देता है, सलमान, सलीम, उसे पकड़ो। दरअसल सलाम और सलीम भी समीर के साथ ही होते हैं, लेकिन वो न जाने कहाँ निकल जाता है। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। वहाँ ही उसके पिता, चाचा और उसकी चाची भी होती हैं और साथ ही समीर और उसके साथी भी। हॉस्पिटल में सुविधा कम होने के कारण प्रीति को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और यहाँ आते साथ ही उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। प्रीति पर अटैक इतना बुरा हुआ था कि उसकी आवाज भी जा चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और उसके गले में भी काफी घाव थे। इसके बाद प्रीति अपनी बात लिखकर समझाने डॉक्टरों को भी लगती है और अपने घर वालों को भी। फिर ये बात मीडिया में भी फैल गई, जिस कारण इस एसिड अटैक के कई विरोध किए गए और कई रैलियां निकाली गई। पुलिस पर काफी भारी दबाव था, लेकिन नकाबपोश लड़के का कुछ अता पता नहीं था। 4 मई को पवन कुमार नामक एक व्यक्ति प्रीति की बहन को फोन करता है और प्रीति का हालचाल पूछता है। इसकी खबर प्रीति की बहन अपने पिता को देती है और उसके पिता ये खबर पुलिस वालों को देते हैं। फिर जो पूछताछ कर स्केच बनाया गया था, पुलिस उसे प्रीति को दिखाती है और नाम पूछती है। प्रीति जवाब नहीं देती और बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। फिर पुलिस को पवन कुमार पर शक होता है और वो उसे खोजना शुरू करती है। कुछ दिन बाद 9 मई को पवन कुमार मिल जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है।
दूसरी तरफ प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और मनीषा हॉस्पिटल आए हुए उसे काफी दिन हो गए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स काम करना बंद कर रहे थे। प्रीति की ऐसी हालत देखकर वहां के डॉक्टर्स ने उसे बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट करने का फैसला किया। दूसरी तरफ हर पल प्रीति की ठीक होने की दुआएं मांगते थे और उस नकाबपोश को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करने लगे। लोग रास्ते पर उतर आए थे और इसका बहुत ही जोरों शोरों से विरोध करने लगे थे। अब पुलिस पर बहुत दबाव आ जाता है और वो प्रीति को ठीक करने के लिए मुंबई हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट टीम को तैयार करते हैं, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और हालात और बिगड़ते ही जाते हैं। डॉक्टर प्रीति को ठीक करने के लिए जो संभव हो सकता है वो करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। इस केस को 2 महीने हो चुके थे और 2 महीनों से प्रीति इस एसिड अटैक से लड़ रही थी। लेकिन फिर 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से वो दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रीति की मौत की खबर से देश में गुस्से और गम की लहर दौड़ पड़ती है और हर कोई बहुत गुस्से में था और उदास भी। प्रीति की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वाले सीबीआई आश्वासन की मांग करते हैं और उसके शव को एक साथ एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राज के सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत के बाद हर जगह बस एक ही मांग थी, प्रीति के कातिलों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस ने भी पवन कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। उसके बाद प्रीति के पिता अमर सिंह राठी एक बात पता लगवाते हैं, तो ये पता चलता है कि पवन कुमार 2 मई यानी घटना वाले दिन मुंबई में था ही नहीं, वो रोहतक में था। इसके बाद प्रीति के पिता अमर सिंह राठी कोर्ट में ये केस सीआईडी मुंबई को देने की अपील करते हैं और उनकी ये मांग मान ली जाती है और उसके बाद सीआईडी सबसे पहले प्रीति के घर जाते हैं। तब सीआईडी वाले प्रीति के जान पहचान वालों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के मुताबिक उन्हें ये पता चलता है कि प्रीति के पड़ोस में अंकुर पावर नामक लड़का रहता था जो प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। अंकुर ने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। प्रीति के रिश्तेदार के मुताबिक अंकुर ने प्रीति को कहा था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस के लिए ये बात बहुत बड़ी थी और वो अंकुर का पता लगाती है और अंकुर का पता लगाने के बाद वो उससे पूछताछ करती है। उससे पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। इसका जवाब अंकुर ठीक ढंग से नहीं देता है और अपने बयान बदलने लगता है। तभी पुलिस उसके हाथ पर कुछ जख्म के निशान देखती है। वो निशान वैसे ही होते हैं जैसे एसिड गिरने पर। फिर पुलिस उसको 17 जनवरी 2014 को मुंबई पूछताछ के लिए बुलाती है। कुछ देर की पूछताछ के बाद ये पता चल जाता है कि प्रीति पर एसिड फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकुर पावर ही है। फिर पुलिस अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ करती है। अंकुर बताता है कि मैं प्रीति को बहुत प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसके बार बार मना करने से मैं तंग आ गया था। प्रीति को नेवी में नौकरी भी मिल गई थी और मैं बेरोजगार बैठा था। इस बात से भी मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे घर वाले ताने मारते थे। तभी मुझे पता चलता है कि प्रीति इस ट्रेन से मुंबई जाने वाली है, तो मैं भी उस ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। मैं तो ट्रेन में ही उस पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन भीड़ बहुत थी और मुझे मौका ही नहीं मिला। अंकुर ने भले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया हो, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था, तो पुलिस सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि अंकुर को एसिड दिया किसने। तो पता चलता है कि अंकुर भार्गव नाम के व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है कि मेरी अंकुर नामक बैटरीज की एक दुकान है, मुझे कुछ एसिड सैंपल्स के तौर पर चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें बड़ा ऑर्डर दूंगा। ये कहकर अंकुर एसिड खरीदता है। सबूत और मजबूत होने के लिए अंकुर की कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है।
जिससे पता चलता है कि घटना वाले दिन अंकुर मुंबई बांद्रा स्टेशन में ही था। उसके बाद कोर्ट में ही समीर शेख और उसके 2 साथी गवाही देते हैं और उसकी पहचान करते हैं। कोर्ट में पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। उसके बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि अंकुर को धाराओं के चलते मौत की सजा होती है और साथ ही 5,000 का जुर्माना लगता है। ये भारत में पहली बार हुआ था कि किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई। जब अंकुर को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी तब अंकुर हंस रहा था और अंकुर की ये हंसी प्रीति के परिवार वालों के जख्म पर नमक का काम कर रही थी। फिर अंकुर ने इस मौत की सजा पे हाई कोर्ट में अपील की और लंबी सुनवाई के बाद 2019 में उसकी मौत की सजा को बदल के उम्र कैद की सजा हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।